तो अब बेसिकली अपने को ये वाला आंसर करना है क्वेश्चन कि एग्जैक्टली कितनी यील्ड होने वाली है। मतलब अगर ये वाला रिएक्शन है तो इसमें हमको पता है कि लेस देन 100 मोल्स बन रहा है, पर एग्जैक्टली कितने बन रहे हैं। सो इस चीज का आंसर फाइंड करने में हमको मदद करेगा केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम हमको क्या बताता है कि भाई रिएक्शन एग्जैक्टली कितना आगे जाएगा, हाउ फार अ रिएक्शन विल गो, ये बताने का काम केमिकल इक्विलिब्रियम का होता है। और इसमें अब जो है थोड़ी मैथमेटिक्स लगने वाली है, उसके लिए हमको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे कि भाई कितने टाइम पे कितना कॉन्सेंट्रेशन है। वो एक्सपेरिमेंट को करके हमको कुछ एक लॉ एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि भाई फॉरवर्ड रिएक्शन में इतना कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है विद टाइम, बैकवर्ड रिएक्शन में इतना कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है विद टाइम। तो ये जो हमारा काम है ये गुल्डबर्ग एंड वैग ने ऑलरेडी कर रखा है अपना लॉ ऑफ मास एक्शन देके। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक बहुत सिंपल सी चीज बोली कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन is directly proportional to the product of active masses of reactants raised to the power equal to their stoichiometric coefficient। बड़ी भारी सी डेफिनेशन लग रही है ना, इसको अपन एक काम करते हैं, सिंपल सा लॉ देख के फिर मैं आपको ये वाली डेफिनेशन समझाता हूं। ठीक है, तो उन्होंने क्या लॉ दिया, ये उन्होंने लॉ दिया कि अगर कोई भी रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन मैंने लिखी है ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या हो गए ए बी सी एंड डी स्मॉल में जो है, तो रेट जो है वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, एक्टिविटी ऑफ ए। ठीक है, ये जो मैंने क्लोज ब्रैकेट में ए को लिखा है, कैपिटल ए को जो मैंने क्लोज ब्रैकेट में लिखा है वो मेरा क्या बता रहा है, वो मेरा बता रहा है एक्टिविटी ऑफ ए रेज टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू मल्टीप्लीकेशन में है, यहां पे ये ध्यान रखना, जनरली लोग इसमें ही गलती करते हैं। So rate is proportional to activity of A raised to the power its stoichiometric coefficient, which is again small a, into activity of B, ठीक है, raised to the power its stoichiometric coefficient, which is B। और अगर जब मैं इसमें कांस्टेंट को लेके आता हूं इक्वालिटी करने के लिए, तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसको मैं बोलूंगा K फॉरवर्ड। मैं क्या बोलूंगा, K फॉरवर्ड, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन को दर्शा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे हम रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट्स खत्म हो रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शंस को दर्शा रहा है। सो आर एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एक्टिविटी ऑफ ए रेज टू द पावर ए इंटू एक्टिविटी ऑफ बी रेज टू द पावर बी। गुल्डबर्ग एंड वैग के लोगों ने जो अभी क्वालिटेटिव डेफिनेशन दी थी, तो उसका जो एनालिसिस उन्होंने किया तो ऐसा लॉ निकल के आया। बात समझ में आई आपको, यहाँ पे क्या है, के एफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, और जो रेट कांस्टेंट है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। हमारे लिए भी रेट कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है एक्टिविटी ऑफ ए और एक्टिविटी ऑफ बी के जितनी ही। ये एक्टिविटी क्या होती है ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं थोड़ी सी देर में। पहले अपन ने एक बार लॉ पढ़ लिया, तो लॉ में हमको समझने की जरूरत पड़ेगी एक्टिविटी को और रेट कांस्टेंट को। रेट कांस्टेंट तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, इक्वालिटी आई इसलिए आया, और एक्टिविटी बस आने वाली है। ठीक है, तो ये तो बात हुई फॉरवर्ड रिएक्शन की। जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, तो सिमिलरली क्या हो रहा है यहाँ पे कि प्रोडक्ट भी कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट में, तो एक बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होगा। तो गुल्डबर्ग एंड वैग का लॉ लगाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट का एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, भाई रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी ऑफ सी की पावर सी इंटू एक्टिविटी ऑफ डी की पावर डी। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको अब हम के बैकवर्ड बोल रहे हैं, तो के बी, के फॉरवर्ड तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए के एफ, के बैकवर्ड तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए है के बी। सो आर बी इज इक्वल टू के बी एक्टिविटी ऑफ सी की पावर सी इंटू एक्टिविटी ऑफ डी की पावर डी। अब ये जो लॉ है आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको ये याद करना है, ये एक्चुअली बड़ा ही एक्सपेरिमेंटल लॉ है। जैसे गुल्डबर्ग एंड वैग ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम नोट किया रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का। तो रिएक्टेंट्स की रेट उन्होंने एक टेबल में लिख ली और फिर कोई ऐसा मैथमेटिकल रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश की जो कि वो रेट को प्रेडिक्ट कर पा रहा था। तो रिलेशन क्या आया, आर बी इज इक्वल टू के बी सी की पावर सी डी की पावर डी। ये तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आया था। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या आया, आर एफ इज इक्वल टू के एफ ए की पावर ए, मतलब एक्टिविटी ऑफ ए की पावर ए रेशियो दी पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड एक्टिविटी ऑफ बी की पावर बी। तो ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इसलिए हमको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे भी वही बात है, के बी रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है ना। अब देखो इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है
हमको क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो रही है। सो बेसिकली आर एफ इज इक्वल टू आर बी हो रहा है। आर एफ का फॉर्मूला मेरे को पता है, आरबी का मेरे को फॉर्मूला पता है। सो के एफ एक्टिविटी ऑफ ए की पावर ए एक्टिविटी ऑफ बी की पावर बी इज इक्वल टू के बी एक्टिविटी ऑफ सी की पावर सी एक्टिविटी ऑफ डी की पावर डी। सिंपल सा रूल है, हमने दोनों रेट्स को बराबर किया। सो एक क्वांटिटी अब मैं लिखने वाला हूं के एफ अपॉन के बी। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसको मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं इसको? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलता हूं। अब जितनी भी इस चैप्टर में बात चलने वाली है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात चलने वाली है, और वो जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम। जब भी इक्विलिब्रियम आएगा हम उसको देंगे। देखो क्या हो गया, वो के एफ बाई के बी इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, मतलब एक्टिविटी ऑफ सी की पावर सी इंटू एक्टिविटी ऑफ डी की पावर डी अपॉन जो भी हमने देखा है। ये हमको कैसे मिला भाई? हमको क्या होता था कि आर एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू बाई, ठीक है, एक्टिविटी रेशियो पावर देयर कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट। सिमिलरली आर बी इज इक्वल टू दैट। तो हमने क्या किया कि के एफ अपॉन के बी कर लिया, तो सामने क्या आया ये, और के एफ अपॉन के बी को हमने के इक्विलिब्रियम बता दिया। इसका मतलब देखो ऊपर क्या लाइन लिखी है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स या फिर एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम, ये रिलेटेड है किससे? एक्टिविटी ऑफ सी की पावर सी से, एक्टिविटी ऑफ डी की पावर डी से। तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे सी, डी, ए और बी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है अगर मेरे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो तो। बात समझ में आ रही है आपको? इक्विलिब्रियम में मैं क्या देख रहा हूं कि समथिंग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन समथिंग ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम की वैल्यू से मेरे को यह पता लग सकता है कि भैया प्रोडक्ट बहुत बड़ा है कि रिएक्टेंट बहुत बड़ा है। बात समझ रहे हो आप? के इक्विलिब्रियम मान लो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ, इसका मतलब प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, रिएक्टेंट्स बहुत कम है। के इक्विलिब्रियम अगर बहुत कम हुआ तो मतलब रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट्स बहुत कम है। तो ये के इक्विलिब्रियम की सिग्निफिकेंस है कि इसको जस्ट देख के, इसकी वैल्यू को देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि रिएक्शन बहुत फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया होगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में गया होगा, ठीक, या फिर दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, है ना। तो ये ही इसकी वो है। तो जो के इक्विलिब्रियम है वो भी कांस्टेंट है, इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। सो इसका एग्जांपल हो गया PCl5 PCl3 प्लस Cl2 में टूट रहा है। इसका अब एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम, है ना। तो देखो यहाँ पे सबका कोफिशिएंट 1 है, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट सबका 1 है। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर, मतलब प्रोडक्ट में क्या है PCl3 Cl2, तो एक्टिविटी ऑफ PCl3 उसकी पावर 1, तो मैंने यहां नहीं लिखा, इंटू एक्टिविटी ऑफ Cl2 उसकी पावर 1, वो भी यहां पे नहीं लिखा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स में आ रहे हैं। देखो रिएक्टेंट्स में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है तो सिर्फ वहां पे एक्टिविटी ऑफ PCl5 आ जाएगा। बात समझ आई आपको? तो के इक्विलिब्रियम किसके बराबर हो गया? एक्टिविटी ऑफ PCl3 इंटू एक्टिविटी ऑफ Cl2 अपॉन एक्टिविटी ऑफ PCl5। एक और एग्जांपल, N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3, है ना। इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन साइन देख के पता लग रहा है। इसकी अगर मेरे को लिखना है तो के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट साइड में कौन है? NH3, उसका कोफिशिएंट क्या है? 2, तो वो कहां चला गया? स्क्वायर में। नीचे मतलब रिएक्टेंट में क्या है? N2 और 3H2। पहले N2 को देखते हैं, कोफिशिएंट क्या है? 1, तो सिर्फ एक्टिविटी ऑफ N2 आया। फिर आया 3H2, तो H2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 3, तो उसकी होल पावर क्या हो गई? 3। तो जैसे ये रिएक्शन है, अब आप इसके लिए भी लिख लो, है ना। इसके लिए आप लिखो, फिर अपन चेक करते हैं आपने सही लिखा कि नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम HIM है, जो प्रोडक्ट है उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो वो 1 ही, H2 का हाफ है तो वो हाफ की पावर, और I2 का भी हाफ है तो हाफ की पावर, और मल्टीप्लीकेशन आएगा, समेशन नहीं आएगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा इसमें मल्टीप्लीकेशन ही आता है, ठीक है। सो ये तो हो गया। मैंने आपको ये केस बता ही दिया, 3 तरह के केस होते हैं कि अगर के इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा बड़ा आया 1 से, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हो गए, रिएक्टेंट्स कम हो गए, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कुछ कुछ होता है। बराबर आया, ऑलमोस्ट 1 के आसपास आया, तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर हैं। और अगर 1 से बहुत कम आया तो मतलब बहुत कम कन्वर्जन हुआ है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इससे आप रिलेट कर सकते हो, है ना। तो ये तीनों केस इसमें हो गए। अब आगे बढ़ते हैं।
अब जो है इतनी देर से मैं आपसे एक्टिविटी की बात कर रहा हूं। एक्टिविटी को हम एक्टिव मास भी कभी कभी बोलते हैं। वो याद करो, गुल्डबर्ग एंड वैग का क्या लॉ था? लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। उन्होंने एक्टिव मासेस की बात की थी। ये बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है। अभी तो मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊंगा, एक्टिव मास आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। ये बस गुल्डबर्ग एंड वैग को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने जो टर्म यूज की थी, हम ये वाली टर्म यूज कर रहे हैं। क्या होता है भैया ये एक्टिव मास? बहुत सिंपल सी चीज है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक्टिव मास का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर। मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। एक्टिव मास को हम यूजुअली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आप देख ही चुके हो, क्लोज ब्रैकेट में आ जाती है वो चीज, तो वो क्या हो जाता है? एक्टिव मास। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन है जिसको हमने मोल्स पर लीटर में एक्सप्रेस किया है। मोल्स पर लीटर में हम तब कब एक्सप्रेस करेंगे जब हमको उसको मतलब मोल्स पर लीटर है, तब हम एक्टिव मास को कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और भी जैसे जैसे आगे केस आते जाएंगे हम समझते जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्टिव मास मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो इसको अपन फिर मॉलिक्यूलर वेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो W इंटू 1000 अपॉन MW इंटू V, ML में आपको कन्वर्ट करना हो, ये सब हम मोल कॉन्सेप्ट में बहुत देख चुके हैं। तो ये एक्टिव मास का बेसिक्स हो गया कि वो कॉन्सेंट्रेशन से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, है ना। जहां पे सूटेबल डेटा आपको जैसा दिया हो आप वैसे वैसे इसको करते जाना। ML में निकालना हो तो कन्वर्ट कर लेना, लीटर में हो तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो चलो भाई, इक्विलिब्रियम की फील आने लग गई है हमें अब थोड़ी थोड़ी, है ना। इसको थोड़ी सी और फील को पक्का करते हैं, जब तक पक्का नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने जिस रिएक्शन से शुरू किया था, जिस रिएक्शन के ऊपर हम कब से खेल रहे हैं, उसी से एक बार इसको पक्का करने की कोशिश करते हैं। N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, है ना। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का मैंने ग्राफ बना लिया है यहाँ पे। अब क्या होगा? सबसे पहले अपन NH3 को देखते हैं। तो NH3 कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे हमको बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं। देखो क्या हो रहा है कि शुरू में NH3 बहुत जल्दी जल्दी बनेगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स ज्यादा थे, तो रिएक्टेंट्स के कोलिजन भी ज्यादा होंगे, इसलिए प्रोडक्ट जो कि NH3 है ये ज्यादा बनेगा। ओवर टाइम क्या होगा? NH3 खुद भी आपस में कोलाइड करने लग जाएंगे, तो वो N2 और H2 में ब्रेक होने लगेगा। एक पॉइंट के बाद जितना NH3 बन रहा है उतना ही NH3 टूट रहा है, इसलिए NH3 का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाएगा, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम ये कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ गया। अब अपन बात करते हैं किसकी? अब अपन बात करते हैं N2 की। N2 में क्या हो रहा है कि इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, ठीक है। ये रिएक्टेंट है, तो सिर्फ रिएक्टेंट थे तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा कम होगा कम होगा। फिर क्या हो रहा है कि NH3 ब्रेक हो रहा है N2 और H2 में, तो N2 वापस से अपने पास मिल रहा है ना। तो जैसे जैसे मैं टाइम में आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे क्या होगा कि N2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, इनिशियली वो बहुत रेट से कम हो रही है, ये रेट धीरे हो जाएगी, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जितना N2 H2 के साथ मिलकर NH3 बना रहा है उतना ही NH3 से वापस N2 भी आ रहा है, तो इसकी रेट भी कांस्टेंट होगी। सेम एक्सप्लेनेशन हो जाएगा H2 का। बात समझ में आई? H2 में भी सेम एप्लीकेशन मतलब सेम एक्सप्लेनेशन हुआ जो N2 का हुआ था। ये ग्राफ को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी हम आराम आराम से चल रहे हैं, है ना, कोई जल्दी नहीं कर रहे हैं। एक बार ग्राफ समझ में आया फिर ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाता है, फिर सिर्फ इसका मैथमेटिकल एनालिसिस बाकी रह जाता है ना। तो यहाँ पे जो एक चीज अभी हमको नहीं पता या फिर जो आपने अब तक गैस कर ली होगी, आप देखो H2 का ग्राफ जो है इनिशियली बहुत तेजी से नीचे आ रहा है N2 के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक N2 का मॉलिक्यूल खत्म हो रहा है, मतलब एक N2 का मॉलिक्यूल NH3 बना रहा है, तो एक N2 के मॉलिक्यूल पे 3 H2 के मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं, है ना। एक N2 + 3H2 ये मिलके NH3 बन रहा है। इसीलिए H2 की जो रेट है इनिशियली, मतलब कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कॉन्सेंट्रेशन जो टाइम के साथ कम हो रहा है वो H2 के केस में ज्यादा है इनिशियली, स्लोप उसका ज्यादा है। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में बार बार देख चुके हैं कि स्लोप से हम कैसे जज करते हैं, तो अब तक आपको इसमें कंफर्टेबल हो जाना चाहिए है। नहीं तो आप इसको एनालिटिकली भी बहुत इजीली समझ सकते हो, है ना। H2 ज्यादा खत्म हो रहा है तो वो मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी रैपिडली कम होगी टाइम के साथ, तो ये हमने समझ लिया। अब जो है थोड़ा सा एक बार इक्विलिब्रियम पोजीशन को भी हमने समझ लिया, इसको एक बार देख लो, है ना, वहां पे जाके कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ स्टेबल हो गया। अब
तो ये हमको दो बातें ध्यान रखनी है। एक पहली बात तो क्या कि मेनी रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन, ये हमने देखा, मतलब प्रोडक्ट तो बन जाता है पर ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, कुछ रिएक्टेंट बच जाता है। तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होते हैं, है ना। ये वाला कौन सा, मतलब इसके हमने एग्जांपल देखा HCl का, NH3 का। मैं आपको ये बात बता दूं कि दुनिया में हर रिएक्शन ऐसी नहीं होती कि जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट दोनों हो। कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जो पूरी की पूरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनके बारे में भी अपन अभी देखेंगे, है ना, कि वो किस कंडीशंस में हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब अभी अपन देखेंगे। अच्छा, अगली बात क्या है? अगली बात है कि जब ऐसी स्टेज इज रीच ड्यूरिंग द रिएक्शन जहां पे कि कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम इज फिक्स्ड, देन इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर कहीं कहीं जगह पर आपको स्टडी स्टेट भी सुनने को मिलेगा। स्टेडी स्टेट और इक्विलिब्रियम इंटरचेंजेबली यूज कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है ना। जब कंपोजिशन फिक्स है, हमने देखा था कि वो स्ट्रेट लाइन खींच गई थी, है ना, और कॉन्सेंट्रेशन विद यूनिट टाइम चेंज ही नहीं हो रहा था। इसका मतलब कंपोजिशन फिक्स है, उतना N2 उतना H2 और उतना NH3, उतना ही मिलेगा हमको कॉन्सेंट्रेशन अगर हम नापेंगे तो भी, है ना। टाइम में एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ गया, उसके बाद वो कॉन्सेंट्रेशन उतना ही रहेगा। अगर आपने सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है तो, आपने बस सिस्टम में जो है डाला, आप रिएक्शन भूल गए, तो वो उतना ही रहने वाला है कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ। और क्या बात है भाई, एट इक्विलिब्रियम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ये मैं फिर से रीइटरेट कर रहा हूं, द सिस्टम लाइक कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर एटसेट्रा, ये कांस्टेंट हो जाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अभी तक हमने जितनी भी बात की है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात की है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ये कांस्टेंट हो जाएंगे। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं ये, इसलिए माइक्रोस्कोपिकली तो बहुत हल्ला मच रहा है अंदर, है ना। तो ये बेसिक सी बातें हुई। तो हम क्या करते हैं, जो अभी हमने इनडायरेक्टली ये समझा है रिएक्शन को देख देख के, कोलिजन को देख देख के, कोलिजन की थ्योरी बहुत प्यारी थ्योरी है, मेरे को बहुत पसंद है। उसने वो जो ग्राफ वगैरह का था इससे प्यारे तरह से समझाया कि मजा आ गया, है ना। अब जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हम बातों बातों में सीख चुके हैं, फॉर्मली एक बार डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई पहली चीज आई, क्या आई पहली चीज, कि फॉरवर्ड प्रोसेस की रेट इक्विलिब्रियम पे बैकवर्ड प्रोसेस की रेट के बराबर हो जाती है। जितना HCl बन रहा है H2Cl2 के टकराने से, उतना HCl टूट रहा है। तो फॉरवर्ड प्रोसेस HCl का बनना, पैसों का बैंक में भरना, बैकवर्ड प्रोसेस HCl का टूटना, बैंक से पैसों को निकलना, ठीक है। दूसरी बात, इसका मैं बहुत यूज करूंगा, जो मैंने पहली बात बोली है, ठीक है। यहां पे एक वर्ड आ रहा है रेट, मैं इतनी देर से रेट 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 बोलता जा रहा हूं, मैंने उसको फॉर्मली अभी तक डिफाइन नहीं किया है, तो अपन वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भैया? रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, मतलब कि कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है पर टाइम। तो ये जो रेट है ना, ये आप पता नहीं कब से बढ़ते आ रहे हो, फिजिक्स में तो रेट की ही बातें चलती रहती है, ठीक है। जैसे वेलोसिटी एक रेट है, वो किसकी रेट है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, है ना। एक्सेलरेशन भी एक रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। कभी कभी हम इसको माइनस ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी बोल देते हैं अपॉन यूनिट टाइम। वो भी अपन जैसे जैसे टाइम आएगा उसको देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इसको हम प्रोडक्ट की तरफ से डिफाइन करते हैं कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, है ना। सो ये क्या हो जाएगा? dC/dt ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, इसको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। एक बार अपन इक्विलिब्रियम के मेन पॉइंट्स जो हैं वो देख लेते हैं, है ना। सो यहां पे क्या हो गया कि भाई सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो भी सिस्टम की हैं वो कांस्टेंट रह रही है ओवर टाइम, और इक्विलिब्रियम सिर्फ पॉसिबल है क्लोज सिस्टम में। अच्छा, सेकंड पॉइंट तो मेरे को समझ में आ गया था, पर ये जो थर्ड सिस्टम है कि सिर्फ क्लोज सिस्टम में ही इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है ये समझने के लिए आप इमेजिन करो, ठीक है, NH3, N2 और H2 एक रिएक्टेंट में, मतलब एक कंटेनर में पड़े हुए हैं, इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब आप उसमें से NH3 को निकालना शुरू कर दो, तो आपने क्या किया कि जबरदस्ती उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करवाई। रिएक्शन तो स्टेबल हो गया था, वो तो वही इक्विलिब्रियम पे आ गया था, पर अब आपने NH3 निकालना ही शुरू कर दिया। अगर NH3 निकालना शुरू कर दिया तो फिर कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहा? कॉन्सेंट्रेशन बदलती जा रही है ना, अगर आप NH3 को निकालते जा रहे हो तो
इसीलिए क्लोज सिस्टम होना चाहिए, मास का एक्सचेंज परमिट नहीं है यहां पे, है ना। मास एक्सचेंज नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम की बात हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब सिस्टम क्लोज हो, क्योंकि हमको कॉन्सेंट्रेशन में खुद से एक्सटर्नल एजेंसी से बदलाव नहीं करना है अगर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखना है तो, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। अब अगली बात बोलती है कि इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज मैक्सिमाइज्ड। ये मैं बात लेके आया हूं थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो उसका यहां पे कुछ तो यूज होगा। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाती है, तो डेल्टा एस क्या आ जाता है, वो 0 हो जाता है। मतलब इससे ज्यादा मैक्सिमम एंट्रोपी, मतलब इससे ज्यादा एंट्रोपी पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो बस ये हमने सिंपल सी प्रोसेस है। हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एवरी प्रोसेस इन द यूनिवर्स उस तरह से होता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़े। तो इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी मैक्सिमम, या फिर अगर मैंने अब तो गिब्स फ्री एनर्जी भी पढ़ ली है तो गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम, उस तरह से डिफाइंड है ना वो, है ना। चलो, तो ये बहुत बढ़िया बात हो गई। अगला क्या है कि भाई इक्विलिब्रियम किस किस तरीके के होते हैं। वैसे बहुत सिंपल है, ये 2 ही तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। पहला तरीका होता है, मतलब पहले तरह का इक्विलिब्रियम होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये अपन कब से पढ़ते आ रहे हैं, अपन ने वो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम देखा था, उसको मैं रिवाइज करवाता हूं आपको, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम में फिजिकल स्टेट जैसे कि फेज चेंज हुआ है और फिर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, तो इस इक्विलिब्रियम को फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कोई केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, 2 चीजों के बीच में रिएक्शन नहीं होना चाहिए, रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स नहीं होना चाहिए। बात समझ में आपको कि भाई मतलब N2 और 3H, मतलब N2 और H2 मिलके NH3 बना, नहीं 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 नहीं। आप फेज चेंज कर लो, सॉलिड से लिक्विड बन जाओ, लिक्विड से वेपर बन जाओ, सॉलिड से वेपर बन जाओ, पर आप रिएक्शन नहीं कर सकते, है ना। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल जो अपन देखेंगे वो है फ्यूजन ऑफ आइस, फिर इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स वगैरह वगैरह, जैसे जैसे टाइम आएगा इनको देखते जाएंगे। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। अब स्पेसिफिक केसेस ले लेते हैं, जैसे कि पहला लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, ये हम देख चुके हैं। क्या देखा था हमने कि अगर एक क्लोज वेसल मैंने लिया है जहां पे वेपर्स अबव द लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम एट अ गिवन टेम्परेचर, तो हम उसको लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ये हमने गैसियस स्टेट में पढ़ा था जब हम लिक्विफैक्शन के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि H2 लिक्विड से H2O गैस, और मैंने आपको इससे समझाया भी था कि ये 2 पार्टिकल हैं, इसमें से एक पार्टिकल आया तो दूसरा पार्टिकल निकल जाएगा। गिवन टेम्परेचर पे अमाउंट ऑफ वेपर्स जो कि उस पानी के ऊपर है, मतलब जो वेपर प्रेशर है वो कांस्टेंट रहने वाला है। बात समझ में आई आपको। अमाउंट ऑफ वेपर्स या फिर वेपर प्रेशर वो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम सीख चुके हैं, आपको नहीं याद आ रहा तो आप वापस जाइए और उस लेक्चर में देखिए, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। तो वेपर प्रेशर सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। बात समझ में आई, ये हो गया। दूसरे तरह का इक्विलिब्रियम सिमिलरली सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ये हम फिजिकल इक्विलिब्रियम पे ही हैं अभी। इसमें भी होता है, सेम डेफिनेशन है कि दिस इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओनली एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। एट दिस स्टेज सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली एट इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में है। अगर आपने एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है, आप क्या करो कि आइस को डाल दो, थोड़ी देर में वो थोड़ा सा पानी थोड़ी सी आइस, इसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा। टेम्परेचर आपको चेंज नहीं होने देना है, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात है। इक्विलिब्रियम को आप इस तरह से भी समझ सकते हो, मैं तो इसको इसी तरह से समझता था क्या कि यार सॉलिड और लिक्विड कंफ्यूज हो रखे हैं कि हम बने क्या, सॉलिड बने कि लिक्विड बने। टेम्परेचर तो 0 डिग्री है, करें क्या हम। ये मतलब बड़ा ही फनी तरीका है इसको समझने का, पर फील आती है इससे, ठीक है। सो H2 सॉलिड H2 लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट, है ना। अगला केमिकल इक्विलिब्रियम आते हैं हम। फिजिकल इक्विलिब्रियम हो गया, बड़ा ही सिंपल सा होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम अभी हमारे इंटरेस्ट का है, क्योंकि हमको क्या निकालना है कि एग्जैक्टली कितना NH3 हमने बनाया, 100 से कम बनाया, पर एग्जैक्टली कितना बनाया, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये होता है। So when chemical change occurs in a reversible reaction, reactants convert into products and products also convert into reactants under similar conditions of pressure and temperature. The reaction is said to be in chemical equilibrium. बस हमने क्या देखा था कि HCl टूट के H2Cl2 बना रहा है और H2Cl2 भी मिलके HCl बना रहे हैं। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया था। टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा था, कोई कंडीशंस में चेंज नहीं है, जिसमें पहले थे अभी ही पड़े हैं, ठीक है। बस तो ये हो गया। यहां पे ये बात ध्यान रखना कि रिएक्शन रिवर्सिबल ही होना चाहिए। इरिवर्सिबल रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या सोचा था कि वो वापस पीछे नहीं आ सकता,
तो इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही एस्टैब्लिश हो सकता है, जहां पे कि आपको पता है कि भैया क्या कि रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन में पीछे आएगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, उसमें ड्राइविंग फोर्स जो होता है उसमें बहुत ज्यादा बड़ा अंतर होता है, इसलिए वो पीछे नहीं आ सकता। रिवर्सिबल रिएक्शन में थोड़ा सा अंतर होता है, मतलब हमको दिख भी नहीं सकता, इनफाइनाइट डेसिमल जितना बहुत छोटा सा अंतर होता है ना। तो रिवर्सिबल के केस में ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, तभी तो रिएक्शन पीछे आएगा। इरिवर्सिबल में हम पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन पीछे नहीं आ सकता, है ना। तो देखो, सो बेसिकली क्या होता है, इसका एक एग्जांपल H2 + I2 गिविंग 2HI, दूसरा एग्जांपल SO2 + Cl2 SO2 Cl2। ये जनरल रिएक्शंस हैं जो आपको इक्विलिब्रियम के नाम पे देखने को मिलेंगे। आप कोई बुक पढ़ लो या इंटरनेट पे सर्च कर लो, तो ये वाले रिएक्शंस पे जनरली खेलते हैं इक्विलिब्रियम में। सिमिलरली और रिएक्शन होते हैं PCl3 + Cl2 गिविंग PCl5। इसमें क्या हो रहा है कि PCl5 हम बना रहे हैं PCl3 + Cl2 से। ये PCl3 + Cl2 तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। हाँ, ये केमिकल बॉन्डिंग में काम आई थी जब हम बेंड्स रूल समझा रहे थे। अब अगर आपको याद नहीं है तो जाओ देखो, ठीक है। सो 2NH3 गैस गिविंग N2 + 3H2। ये तो हम पता नहीं कब से ही देखे जा रहे हैं, बार बार यही आ रहा है, यही आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो केमिकल इक्विलिब्रियम में एक ऐसी कंडीशन है, अब ये आपको आंसर करना है। मैं इतनी देर से आपको इक्विलिब्रियम के बारे में बता रहा हूं, तो आप इसको आंसर करो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सारी स्पीशीज का कांस्टेंट कंसंट्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सो आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है कि फिजिकल इक्विलिब्रियम का कौन सा एग्जांपल है। ये मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शंस आ जाने दो, बहुत सिंपल है। पहले वाले में H2I2 बॉन्ड्स टूट रहा है, HI बन रहा है, CaCO3 CaO, ये केमिकल रिएक्शन है, H2O सॉलिड से H2 लिक्विड, ये हम देख चुके हैं। तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है ना। तो बस आंसर हो गया सी। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में इंक्लूड नहीं होता कोई केमिकल चेंज, बड़ी सिंपल सी बात है। तो बेसिकली एक और क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम पे क्या क्या हो रहा है, और ये मोर देन वन करेक्ट आंसर है। मैं आपको इसका आंसर दे चुका हूं, पर आपको वो ध्यान होगा तो सही आंसर आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करो। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है भैया, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम मैक्सिमम है और गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिनिमम है। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो आंसर क्या हो गया, ए P। सो हमने 3 क्वेश्चन से शुरुआत की थी। 3 क्वेश्चन थे कि कम यील्ड क्यों है, सच शेप ऑफ ग्राफ क्यों है, जो भी ग्राफ का शेप आया था, और हाउ मच यील्ड एग्जैक्टली। इसमें से 2 को तो मैं आंसर कर चुका हूं। कौन से 2 को, कि भैया कम यील्ड क्यों है, ये मेरा आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि कोलिजन के कारण रिएक्शन पीछे भी आ रहा है। 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके जब प्रोडक्ट बना रहे थे, तो फिर 2 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स जैसे 2 HCl वो कोलाइड करके वापस से H2Cl2 बना रहे थे। बहुत बार बोल दिया अपन ने। शेप ऑफ ग्राफ भी अपन ने समझ लिया। अब क्वेश्चन बचता है कि कितनी यील्ड एग्जैक्टली, है ना। क्या क्वेश्चन बचता है, कितनी एग्जैक्ट यील्ड। तो इस क्वेश्चन पे आने से पहले एक बार मैं आपको जो है इक्विलिब्रियम के बारे में जनरल चीज बताता हूं। वैसे ये जो इक्विलिब्रियम है ये मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि हमको लाइफ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देके जाता है कि जो चीज आगे जाती है वो कभी कभी पीछे भी आ सकती है। तो लाइफ में भी ऐसे चलता है, कभी बहुत आगे कभी पीछे, बहुत आगे पीछे। हमेशा सुख दुख टाइप के बीच में एक इक्विलिब्रियम चलता रहता है। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमेशा अच्छा होगा, तो फिर जब बुरा होगा तो हमको बहुत दुख होगा, है ना। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम बहुत अच्छे से अच्छा करें, पर अगर बुरा भी होगा तो हम उसको अच्छी स्पिरिट के साथ लेंगे और उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, है ना। ये हमको इक्विलिब्रियम सिखाता है। नेचर हमको बता रहा है कि भैया चीजें पीछे भी आ सकती हैं, पर डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है।